जी, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए हमने पहली चीज़ ये देखनी है कि इसमें 20 किलो वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज लेवल होता है। दूसरा, ये 50 से 150 किलोमीटर तक लेंथ की लाइनें होती हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के 3 मेथड हमने पढ़े थे। एक था एंड कंडेंसर मेथड था, दूसरा नॉर्मल टी मेथड, और चौथा हमारे पास था नॉर्मल पाई मेथड। ठीक है, सॉरी, नॉमिनल पाई मेथड। नॉमिनल टी मेथड और नॉमिनल पाई मेथड जो होते हैं, इन दोनों में जो हम यूज़ करते हैं, ये दोनों मेथड मोस्टली हमने ऑलरेडी पढ़े हुए भी हैं। जिन लोगों ने डिप्लोमा किया होगा उन्होंने ये टॉपिक ऑलरेडी पहले से पढ़े हुए हैं। जिन्होंने नहीं किया तो उनको यानी कि ये आज ये चीज़ें समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, तो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस तरह के। तो नॉमिनल टी मेथड देखते हैं। तो नॉमिनल टी मेथड में आप लोग देखें तो सबसे पहले सिंपल आप लोगों ने देखा था। सिंपल में कुछ इस तरह से तो मैं आपको दिखाता हूँ कि सिंपल हमने ये देखें कि आर और एक्सएल होती है, उसके बाद ये कैपेसिटेंस होती है, उसके बाद लोड लगा होता है। ठीक है, तो नॉमिनल टी मेथड में अगर हम देखें तो नॉमिनल टी मेथड में हम क्या करते हैं कि जो हाफ होती है रेजिस्टेंस उसको इधर कंसीडर करते हैं, हाफ इंडक्टेंस इस तरफ कंसीडर कर लेते हैं, और जो हमारी जो कैपेसिटेंस होती है उसको टोटल लाइन के सेंटर में लंप कर दिए जाते हैं, यानी कि उसको हम सपोज करते हैं, क्योंकि बेसिकली ये एक वर्चुअल होते हैं चीज़ें। और इसके बाद हाफ रेजिस्टेंस R/2 इधर आ जाती है, हाफ रेजिस्टेंस इंडक्टेंस L/2 इस साइड पे जाती है। सेंडिंग पर जो करंट होता है उसको हम सेंडिंग एंड करंट कहते हैं। रिसीविंग पर जो रिसीविंग एंड करंट, उसके बाद लोड होता है। कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज होते हैं उनको V1 या VC को दोनों का नाम दिया जा सकता है। कैपेसिटर की तरफ आने वाला करंट IC होता है। अगर यहाँ पर किरचॉफ कानून KCL लगाया जाए तो IS इज इक्वल टू IC प्लस IR, ये इन दो करंटों के बराबर होता है। ठीक है जी, तो ये नीचे हमने नेम सबके ऑलरेडी गिवन है। आप लोग देखें तो IR जो होता है वो रिसीविंग करंट पर फेज में की फॉर्म में होता है। ठीक है, लोड करंट पर फेज हो जाता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस पर फेज हो जाती है। उसके बाद जो XL है इंडक्टिव रिएक्टेंस पर फेज हो जाती है। उसके बाद VR जो है वो रिसीविंग एंड पावर फैक्टर होता है, और ये हमेशा हमेशा लैगिंग फॉर्म में होता है, तो लीडिंग इसको भी किया जाता है। उसके बाद देखें सेंडिंग एंड वोल्टेज पर फेज है, कैपेसिटेंस C पर फेज है ये हमारे पास। V1 वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, जब इसको VC भी बोला जा सकता है, तो ये दोनों एक चीज़ होती हैं। इस डायग्राम को आप लोग अच्छी तरह अपने माइंड में बिठा लें कि हमने इस तरह से ये डायग्राम बनानी होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, तो इनकी डायग्राम से ये समझ आते हैं, ऐसे क्वेश्चन समझ नहीं आते। तो अगर हम इसको देखें तो O से E तक जो है VS है, सेंडिंग एंड वोल्टेज है, जो टोटल वोल्टेज जो हम सेंड कर रहे हैं। V1 जो है वो सेंडिंग एंड वोल्टेज से कम है, क्योंकि इसमें ड्रॉप आ जाता है। IX इंटू ली जो होता है ड्रॉप है, तो IX और इंटू ली जो होता है ड्रॉप, ये वाला ये दो चीज़ों की वजह से होता है। एक इसके अंदर IS सेंडिंग एंड करंट इंटू R/2 और IS इंटू XL/2। ठीक है, क्योंकि ड्रॉप I इंटू R की फॉर्म, ये दोनों रेजिस्टेंस होती हैं। XL भी रेजिस्टेंस होती है और R भी रेजिस्टेंस होती है, तो इन दोनों के अंदर ड्रॉप है, ये उसका यानी कि बेस, और ये उसका यानी कि अमूद बन जाता है, और ये उसके बाद जो फाइनलाइज वैल्यू IS/2, क्योंकि इन दोनों को XL और R जो होती है, R² प्लस XL स्क्वायर इक्वल जो होता है वो बेसिकली हमारे पास डी के बराबर होता है, तो डी IS इंटू D/2 के बराबर होता है। तो इस पॉइंट पर आगे कैपेसिटेंस स्टार्ट होती है, क्योंकि कैपेसिटेंस सेंटर में रखी हुई है। उसके बाद देखें VR रिसीविंग एंड पर जो करंट होता है वो रिसीविंग एंड पर जो वोल्टेज होते हैं उसमें से फिर दो करंट मैंने सुने, एक होता है IR/2, तो ये दो IR/2 होता है, ये दो रेजिस्टेंस की वजह से पेश होता है। एक होता है IR R/2 और IR XL/2। सेम फार्मूला इम्प्लीमेंट किया है, क्योंकि हमने कैपेसिटर, क्योंकि हमने इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों को हमने दो साइड पर हाफ किया हुआ है, तो सेम ड्रॉप करता है। उसके बाद जो हमारे पास बचते हैं वोल्टेज जो VR होते हैं, तो आप देख सकते हैं एक जो है IR का
आई आर का हमारे पास एक वेक्टर मौजूद है और एक हमारे पास आई एस का वेक्टर मौजूद है। अब आई आर का जो वेक्टर है वो ज़्यादा लैग कर रहा है, जबकि आई एस का जो वेक्टर है वो थोड़ा कम लैग कर रहा है। ठीक है, तो फाइनलाइज जो होता है, जो हमारे पास जो फाइनल होता है वो आई आर यानी कि रिसीविंग एंड पर होता है, ये सेंडिंग एंड पर होता है। आई आर जो होता है वो हमारे पास वी आर के वेक्टर और आई आर के दरमियान होता है, जबकि आई एस का जो होता है वेक्टर वो यानी कि एंगल जो होता है वो वी एस और आई एस के दरमियान पाया जाता है। ठीक है जी, आई होप आपको ये समझ आ गई चीज़ अच्छे तरीके से, क्योंकि ये वेक्टर है इसलिए हम वेक्टर क्वांटिटी ले रहे हैं। रिसीविंग एंड वोल्टेज होते हैं वी आर इज इक्वल टू वी आर प्लस जे हमारे पास जो भी इमेजिनरी फॉर्म आएगी वो होती है। लोड करंट आई आर कॉस थीटा आर माइनस जे साइन थीटा आर होता है, ये इसके बराबर होती है चीज़। उसके बाद आप लोग आगे देखें उसके फार्मूलाज। वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर वी वन के बराबर होते हैं। वी वन जो होता है वी आर प्लस आई आर जेड बाय टू, अगर ये ड्रॉप इसमें ऐड कर दिए तो ये वी वन के बराबर हो जाता है। रिसीविंग एंड वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप, तो ये तो वी वन, इसके एक और फार्मूला भी बनाया जाता है। वी वन जो होते हैं वो बराबर होते हैं वी एस माइनस आई आर जेड बाय टू, तो अगर उसमें से माइनस कर दिए जाए तो ये भी हमारे पास जवाब आ जाता है। ठीक है, सॉरी, वी एस माइनस आई आई एस जेड बाय टू के बराबर इसका जवाब आ जाता है। तो सो आप इसको जिस तरह से बनाना चाहें, जिस तरह से आपको समझ आए, तो दोनों फार्मूला इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बुक वाला भी जो मैंने बताया अभी वो भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वी आर प्लस आई आर कॉस, अब आई आर जो है कॉस थीटा आर माइनस जे साइन थीटा आर, और आर बाय टू प्लस जे एक्स एल बाय टू, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं। कैपेसिटिव करंट जो होता है आई सी जे ओमेगा सी वी वन इज इक्वल टू जे, आप देखें तो ओमेगा जो होता है टू पाई एफ के बराबर होता है, तो जे वैसे का वैसा उसने लिखा है, ओमेगा की वैल्यू टू पाई एफ लिख दी है, तो अब आप ये लिख देंगे सी वैसा सेम है और वी वन सेम आ गया। सेंडिंग एंड पर जो करंट आई एस वो होता है आई आर प्लस आई सी, या ठीक है, तो ये आपको ऑलरेडी पहले बताया हुआ है फार्मूला। सेंडिंग एंड वोल्टेज होता है वी एस इक्वल टू वी वन प्लस आई एस जेड बाय टू। ठीक है जी, तो ये आप इस तरह से लिख सकते हैं, और ये इसके बराबर भी हो सकते हैं वी वन प्लस आई एस आर बाय टू प्लस जे एक्स एल बाय टू, इसके बराबर होते हैं। तो आए जी हम इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला न्यूमेरिकल हमें गिवन है, ये न्यूमेरिकल आप लोगों को एक असाइनमेंट के तौर पर भी गिवन किया हुआ है। तो हमारे पास ना इसकी वैल्यू एग्जांपल नंबर 10.11 जो है, ए थ्री फेज 50 हर्ट्ज ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन 100 किलोमीटर लॉन्ग हैज़ द फॉलोइंग कांस्टेंट रेजिस्टेंस पर किलोमीटर पर फेज, एक फेज की बता रहा है 0.1 ओम है। इंडक्टिव रिएक्टेंस पर किलोमीटर पर फेज 0.2 ओम। कैपेसिटिव सस्पेंटेंस जो है, कैपेसिटिव सस्पेंटेंस जो होती है वो किलोमीटर पर फेज में होती है, और ये इसने दी हुई है 0.04 इंटू 10⁻⁻⁴ सेमन। सेमन इसको मोह भी इसी को कहते हैं, सेमन और मोह एक ही चीज़ होती हैं। तो आप लोग देखें डिटरमाइन द, वो जिसने जो पूछा वो कहता है डिटरमाइन द नंबर 1 द सेंडिंग एंड करंट, नंबर 2 सेंडिंग एंड वोल्टेज, नंबर 3 वो आपसे पूछता है सेंडिंग एंड पावर फैक्टर, नंबर 3 ट्रांसमिशन एफिशिएंसी व्हेन सप्लाइंग अ बैलेंस लोड ऑफ 100, सॉरी 100 नहीं लिखना आपने, ये है 10, यानी कि इसने ये जो लिखा हुआ है 10,000 के किलोवाट लिखा हुआ है, 10,000 किलोवाट। तो आप इसको 10,000 किलोवाट को 10 मेगावाट भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये 10⁻³ जो है वो, और ये भी किलो है, और किलो किलो ये 10 किलो से मेगा में चले जाए, 10 मेगावाट का ये लोड लगा हुआ है। ठीक है, एट 66 किलो वोल्ट पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग,
यूज नॉमिनल टी मेथड। अब टी मेथड को इस्तेमाल करते हो हमने ये काम करना है, तो देखते हैं जी। टी मेथड के लिए हमने सबसे पहले आपने ये डायग्राम बनानी थी। जब भी आपको इस क्वेश्चन आए इस तरह का, तो ये डायग्राम आपने ज़रूर बनानी, ताकि आपसे क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो जाए। तो जी हम इसको क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से सॉल्व किया है। तो सबसे पहले सेंडिंग एंड करंट R/2 XL/2 V1 C करंट इस तरफ आ रहा है। आगे देखें R/2 XL/2 R, तो ये लोड लगा हुआ है, V है सेंडिंग एंड वोल्टेज है। 0 से E तक उसने वोल्टेज बनाया हुआ है। ये सेम आपने वही डायग्राम रिप्लेस कर लेनी है। टोटल रेजिस्टेंस जो है वो पर फेज में 0.0 इंटू 10 10 ओम के बराबर आ जाएगी। ठीक है। अब आप लोग एक बात आप देख लें कि आपके पास जो हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू देखें, यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस पर किलोमीटर पर फेज दी हुई है। अब आप लोग इस चीज़ को देखें ज़रा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस पर फेज है 0.01 है इंटू 100, जवाब आपका आता है 10 ओम। ठीक है। अब ये जो उसने 100 इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है, तो ये इसकी ना लाइन, आपकी जो लाइन है उसके लिए इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 100 किलोमीटर की लाइन है ना यहाँ पर दी हुई। तो 100 किलोमीटर की लाइन का ना, क्योंकि हमने पढ़ लिया कि ये रेजिस्टेंस जो होती है पर किलोमीटर पर फेज है। 1 किलोमीटर के अंदर इतनी रेजिस्टेंस आती है, तो 100 किलोमीटर के अंदर जो होगी, तो उसने 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाया हुआ है। यहाँ पर 100 के साथ मल्टीप्लाई इसलिए करवाया हुआ है, जवाब आ जाएगा 10। अब टोटल रिएक्टेंस पर फेज XL इंटू 0.2 इंटू 100, तो ये 20 ओम आ जाएगी। कैपेसिटिव ससेप्टेंस जो है वाइस पे इससे लहर कहता है, इसको सेमल वाइस, इसको हम सालियत भी कहते हैं। ठीक है, उर्दू में 0.04 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 100, क्योंकि 1 किलोमीटर 100 किलोमीटर के लिए फाइंड करनी है। तो ये 10 इंटू 4 इंटू 10⁻⁴। एस सिंबल का यूनिट है, इसलिए एस लगा देंगे। इसको आप मोह भी लिख सकते हैं, उल्टा ओम, ओम के निशान को उल्टा करें तो मोह बन जाती है वो। अच्छा, रिसीविंग एंड वोल्टेज पर फेज जो है वो 66,000 था। ठीक है। तो आपने इसको फेज में वो आपको लाइन के दिए गिवन किए हुए लाइन के वोल्टेज, तो डिवाइडेड बाय √3 करेंगे तो आपके पास एक फेज के लिए आ जाएंगे। तो आज वो आपके पास बनते हैं, वो आपके पास बन जाते हैं जी 38,105 वोल्ट। लोड करंट फाइंड करें तो आई आर इक्वल टू, आपको पता है आई इक्वल टू P/V के बराबर होता है। P/V जब हम इन केस ऑफ बात करते हैं इसकी, क्या नाम है, करंट की, इन फेस ऑफ 3 फेज सिस्टम, तो P डिवाइडेड बाय √3 V, P डिवाइडेड बाय 3 यानी किलोवाट डिवाइडेड बाय √3 इंटू V इंटू कॉस थीटा होता है। तो ये एक मेजर जनरल फार्मूला, ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, तो वो फार्मूला यहाँ पर इंटर किया हुआ है। 10,000 इंटू 10⁻³ अगर आपके पास मेगावाट लिखो तो आप मेगावाट लिख सकते हो। 10 इंटू 10⁻6 लिख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको पीछे यही चीज़ बताई है। √3 66 का 66, क्योंकि ये आप पर, अब ये फेज वाला नहीं लगता, क्योंकि जब आप इसको करते हो ना सॉल्व करंट के लिए, तो ये लाइन वोल्टेज लगते हैं, फेज वोल्टेज नहीं लगते। ठीक है। इंटू 10⁻³ इंटू 0.8। ठीक है। तो इसका जो करंट है 109 एम्पेयर करंट निकलता है IR रिसीविंग एंड पर करंट। कॉस थीटा आर जो है 0.8 है, तो उसको हम उसका साइन कॉस का इन्वर्स लेंगे, थीटा आ जाएगा, थीटा को फिर साइन में चेंज कर लेंगे तो 0.6 आ जाएगा जवाब। इम्पीडेंस पर फेज Z = R + JXL, तो आपके पास R जो है 10 है प्लस J20 निकली थी, तो J20 लिख लेंगे आप। तो आपको यहाँ तक फाइनलाइज हो, तो आप पहली चीज़ हमने फाइंड की, टेकिंग रिसीविंग एंड वोल्टेज एज द रेफरेंस फेज, वी हैव रिसीविंग एंड वोल्टेज VR = VR + J0। अब देखें VR पर जो वोल्टेज हम फाइंड कर चुके हैं वो है 38,105 वोल्ट, तो ऑलरेडी ऊपर हमने ये फाइंड कर लिए थे फेज के वोल्टेज। तो लोड करंट आप फाइंड करते हैं रिसीविंग पर,
तो आई आर कॉस थीटा आर माइनस जे साइन थीटा आर 109 एम्पेयर लोड करंट निकला था, 0.8 माइनस 0.6। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं फाइनलाइज आज इसका जो जवाब आता है वो आपका आ जाएगा जी 87.2 माइनस जे 65.4। V1 जो कि कैपेसिटर के वोल्टेज होते हैं वो इज इक्वल टू वी आर प्लस आई आर जेड बाय 2। ये फार्मूला ऊपर आप लोग पढ़ चुके हो। रिसीविंग एंड पर जो वोल्टेज 38,105 वोल्टेज हैं, प्लस उसके साथ हम क्या करेंगे वी आर, ठीक है। तो आई आर जे बाय 20 है, तो आई आर आपके पास देखिए 87.2 माइनस 65.4 इंटू, तो इंटू के लिए आप करेंगे तो 5 + 10। तो जी ये 5 + 10 हमने क्यों किया है, 5 + 10 हमने इसलिए किया हुआ है कि यहाँ पर Z/2 है, Z/2 टोटल आपके पास 10 + 20 था, तो Z/2 करेंगे तो ये 10 डिवाइड होके 5 जगह प्लस 10 डिवाइड होके, सॉरी 20 डिवाइड होके 10 हो जाएगा। अब आप इसको फाइनल करें 38,105 प्लस, तो प्लस करेंगे इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, आपका जवाब आ जाएगा 436 प्लस जे 872 माइनस जे 327 प्लस 654 इज इक्वल टू हो जाएगा। जब इसको फाइनलाइज करते हैं तो कटने के बाद वैल्यू जो आती है वो आ जाती है 39,195 प्लस जे 545, ठीक है। तो ये आपका V1 के वोल्टेज आ गए। IC अगर आप फाइंड करना है चार्जिंग करंट, तो चार्जिंग करंट आपको फाइंड करने के लिए JY_V1 होता है, ठीक है। JY_V1 फाइंड करने के लिए आप लिखेंगे J4 × 10⁻⁻⁴ और आप V1 को साथ V1 की ये कंप्लीट वैल्यू आपके पास आ चुकी है, -0.28 प्लस J10 15.6। IS जो है IS फाइंड करने के लिए IR प्लस IC 87.2 माइनस J65.4 प्लस IC की वैल्यू पुट करें जो अभी हमने फाइंड की ये वाली 0.218 प्लस J15.6 आ जाएगा। और इसको फाइनलाइज जब करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 87.0 माइनस J49.8 इज इक्वल टू, इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर में लेकर जाएंगे तो ये 100 इंटू एंगल जो है -29.47 इसका जो है वो एंगल बन जाएगा, ठीक है जी। और सेंडिंग एंड करंट जो है वो आपका फाइनलाइज 100 निकलता है। सेंडिंग एंड पर वोल्टेज आप फाइंड करना चाहते हो, सेंडिंग एंड पर वोल्टेज फाइंड करने के लिए VS जो है वो V1 प्लस IS Z/2 के बराबर होता है। और V1 जो है 39,195 प्लस J545 के बराबर होता है। और प्लस जो है 87.0 माइनस J49.8 इंटू 5 प्लस J20। ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। यहाँ तक V1 की वैल्यू पुट की जा रही है, यहाँ पर IS की वैल्यू पुट कर दी है, और ये Z/2 की वैल्यू है। इनको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आपका फाइनल आंसर आता है वो है आपके पास 40,145 विद द एंगल जो है उसका बनता है 1°40 वोल्ट बन जाते हैं, ठीक है जी। लाइन वैल्यू ऑफ द सेंडिंग एंड वोल्टेज जो है वो आपके पास आ जाते हैं, वो आप देख सकते हैं 40,145 इंटू √3 के साथ करेंगे तो 40, ये हो जाएगा 69,533 वोल्ट। तो ये केवी में आज लिखेंगे तो आप 69 केवी 69 केवी 69.533 केवी इसका जवाब आता है। तो आप इसको मज़ीद आगे सॉल्व करें तो इसका रेफरेंस टू फेज़र डायग्राम का रेफरेंस लें, θ1 θ2 और θs।
थीटा वन थीटा टू। थीटा वन जो आपका है बेसिकली वो आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड वोल्टेज में, तो थीटा टू जो होता है रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड करंट के दरमियान होता है। और ये और थीटा एस जो होता है, थीटा एस बेसिकली हमारा जो होता है वी एस और आई एस के दरमियान बनता है। ठीक है जी। एंगल बिटवीन, ये सारी बातें वही बताइए। एंगल बिटवीन जो है वी आर एंड वी एस, एंगल बिटवीन वी आर एंड आई एस, एंड एंगल बिटवीन वी एस एंड आई एस। तो ये इसके बाद थीटा प्लस थीटा वन प्लस थीटा टू इज इक्वल टू, अगर हम इन दोनों थीटों में 31 विद द एंगल 27 इसका फाइनल आंसर आता है। और स्टैंडिंग एंड पावर फैक्टर जो है कॉस थीटा एस, कॉस थीटा 31.25, जब इसको आप निकालते हैं सिंपल तो 0.853 लैग इसका जवाब आता है। स्टैंडिंग एंड पर पावर, पावर का फार्मूला आपको पता है, अंडर जो होता है 3 VS IS कॉस थीटा। ठीक है, तो 3 VS IS, और ये आपका VS है और ये आपका IS है और ये आपका पावर फैक्टर है। ठीक है, कॉस थीटा, तो ये 10,000 ये बन जाता है आपका फाइनलाइज जो है वो बन जाएगा 10,273.105 किलोवाट। मेगा में लेकर जाना चाहे वाली तो ये 10.273 मेगा किलो वाट बन जाएगा। ठीक है, पावर डिलीवर्ड जो है वो 10,000 किलोवाट है। और ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी जो है आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर इंटू 100। आउटपुट पावर 10,000 है, इनपुट पावर आप 10,273.5 इंटू 100 करेंगे तो 97.34 इसकी एफिशिएंसी निकलती है। जी स्टूडेंट, ये इस तरह से आप नॉर्मल टी मेथड का से कर सकते हैं, और पाई मेथड को भी आप सेम इसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इससे अगली एग्जांपल जो है पाई मेथड के लिए हमने करवाई हुई है। इससे अगली एग्जांपल जो है ये वाली एग्जांपल है। तो ये पाई मेथड के लिए, पाई मेथड में देखें तो कैपेसिटेंस C/2 और इधर C/2 किया हुआ है, और R इंटू XL है। तो सेम फार्मूला है, फार्मूला आप सॉल्व कर सकते हो। IR लोड करंट पर फेज है, R रेजिस्टेंस पर फेज है, XL इंडक्टेंस पर फेज है, C कैपेसिटेंस पर फेज है, cos थीटा रिसीविंग एंड पावर फैक्टर है जी, और VS सेंडिंग एंड वोल्टेज पर फेज है। ठीक है, तो आप इसको सेम वही चीज़ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कैपेसिटेंस जो है 2 हिस्सों में डिवाइड की हुई है। बाकी आपके जो ड्रॉप है, ड्रॉप वहाँ पर ड्रॉप 2 ट्रायंगल में, यहाँ पर ड्रॉप 1 ट्रायंगल में बन रहा है। ठीक है, कोई मुश्किल इसका फार्मूला नहीं है, सेम फार्मूला हैं। आप इनको देखते, थोड़ा मैं आपको असाइनमेंट के बारे में थोड़ा गाइड कर देता हूँ। असाइनमेंट आप देखें तो आपको पहली असाइनमेंट जो है वो आपकी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू को, तो आपके जो लास्ट 2 क्वेश्चन है ये थोड़ा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू को, यहाँ पर 200 लिखा हुआ है असाइनमेंट में, आप इसको 150 कर लेंगे। ठीक है, 100 और 50 वोल्ट, इसको 150 किलोमीटर इसको कर लें आप। और जो आपका वोल्टेज लेवल है, ठीक है। ठीक है जी स्टूडेंट, आपको समझ आ गई की बात। आपने जो इस क्वेश्चन नंबर 3 है इसके अंदर जो आपने इसका डिस्टेंस है वो 200 से नीचे ले आना है 150, क्योंकि अगर आप 200 पे चले तो ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में शिफ्ट हो जाता है, क्वेश्चन शॉर्ट का नहीं रहता। तो आपने ये करेक्शन कर लेनी है अपने पास। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। एक ऊपर वाला क्वेश्चन नॉमिनल टी मेथड से होता है, और नीचे वाला जो क्वेश्चन है आपका अज्यूम आ नॉमिनल सर्किट फॉर द, ये आप करना डिटरमाइन द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड करंट अज्यूम द नॉमिनल पाई। तो ये नॉमिनल पाई सर्किट के लिए करना है आप लोगों ने जी। मैं आपको इधर से ना थोड़ा इंसर्ट पे आ जाए तो नॉमिनल पाई मेथड।
ठीक है, तो यही क्वेश्चन हमने असाइनमेंट के तौर पर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी ये आप लोगों ने असाइनमेंट कल जमा करवा देनी है। ठीक है, और बाकी मैं आपको थोड़ा और भी इसमें से बता देता हूँ कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन आपके ऐड हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने वो सारे कर लेने हैं। इसमें से ये क्वेश्चन आपको कुछ बता दिए गए हैं, ये आपने देख लेने जो आपको चीज़ें पढ़ाई थी। बाकी चैप्टर नंबर 9 आप सारा छोड़ देते हैं, तो कोई भी चीज़ आपके पेपर के मुताबिक ना वो अहम नहीं है। तो चैप्टर नंबर 9 सारा छोड़ दें, आप आ जाएं इस वाले चैप्टर में। तो यहाँ पर हम देखते हैं सैक का एक न्यूमेरिकल आपके पास आएगा। सैक के आपने सारे न्यूमेरिकल करने, कोई भी आपने न्यूमेरिकल नहीं छोड़ना सैक का। तो सैक के बाद आपके पास ना क्वेश्चन आपको बताते हैं पोटेंशियल। अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन मैं आपको उसके बाद इसके ना आपको कोरोना के मुतालिक कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। कोरोना के बारे में अच्छी तरह से आपको कंसेप्ट होनी चाहिए कि कोरोना क्या होता है, कोरोना को रिड्यूस कैसे किया जाता है, फैक्टर ऑफ कोरोना ये क्या चीज़ होती है, इसकी इंपॉर्टेंट टर्म होती है कोरोना की, ये आपको पता होना चाहिए। मेथड ऑफ रिड्यूसिंग कोरोना आपको आते हो। ठीक है, तो ये पेपर पॉइंट एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ कोरोना आपको आते हो। मेथड रिड्यूसिंग ऑफ कोरोना इफेक्ट ये आपको पता होना चाहिए। कोरोना का बाकी सॉल्व करने वाला कोई क्वेश्चन आपके पेपर के मुताबिक अहम नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपको मैं बताता जाता हूँ, आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सम प्रिंसिपल, ये आपको इसके कुछ प्रिंसिपल हैं, सैग, टेंसाइन, और ये चीज़ें आपको कुछ पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन आपको पता होनी चाहिए। 3 तरह की क्लासिफिकेशन होती हैं। ठीक है जी, उसके बाद आपको ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी, इसका ना परफॉर्मेंस ऑफ सिंगल फेज शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आपने इसकी विधि, ये आपकी जो फिगर है ये भी बनानी है, साथ में ये इसकी रेक्टेंगुलर डायग्राम भी बनानी होगी। ठीक है, तो काफ़ी ये अहम क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने अच्छी तरह से आना चाहिए। 3 फेज शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए इसके भी आपको तीनों तरह से आने चाहिए। ये डायग्राम भी, ये सारे डायग्राम भी इसके आने चाहिए। ठीक है, और इफ़ेक्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन है इसके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ लोड, पावर फैक्टर एंड रेगुलेशन एंड एफिशिएंसी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए अच्छी तरह से। इसके न्यूमेरिकल आप लोगों ने नहीं करने एंड कंडेंसर के ये। ठीक है, तो बस ठीक है, आप लोग जहाँ तक ये कर लें तो आपको मैंने ये तकरीबन अप्रोक्सीमेटली काफ़ी क्वेश्चन बता दिए जो कि आपके इनमें से, बाकी आप लोग खुद देख लेंगे जो आपको सिलेबस पढ़ाया हुआ सिलेबस में से आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना है, इसमें से चीज़ें कर लेनी है। अगर कुछ चीज़ समझ ना है तो मुझसे पूछ लेनी है कि सर ये कौन से इसमें बाकी रह जाने वाले क्वेश्चन है। बाकी असाइनमेंट आप लोगों ने लाजमन बनानी है। बाकी आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए वो सारे आप लोगों ने करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको अगली वीडियो में इसके बारे में चीज़ें बताएंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।